हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम भी। आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से हमारे इस वीक के यानी कि जो आपका सेकंड वीक है जुलाई का, इसके करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। ओके, इसके अलावा ये वीडियोस के माध्यम से मैं आपको वीकली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। लेकिन आप करंट अफेयर्स अगर आपको डिटेल में पढ़ने हैं, उसकी पूरी मंथ की या वीकली या फिर डेली आपको समरी भी पढ़नी है, डिटेल में पढ़ना है, तो आपको हमारे बीपी डेट आपको जरूर पढ़ना चाहिए। जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए हुए हैं, वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं। जो भी फॉर्मेट आप चाहते हैं, डेली, वीकली, मंथली, और उसके साथ साथ दोनों भाषाओं हिंदी और इंग्लिश में आपको वो उपलब्ध रहेगा। ठीक है, आपके एसएससी, रेलवेज, डिफेंस, आईबी जैसे कोई भी एग्जाम रहेंगे या यूपीएससी कोई एग्जाम रहेंगे, तो वहाँ पे आपके लिए ये ड्राफ्ट बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आपको करंट अफेयर्स वहाँ से तैयार करने चाहिए। उसके साथ साथ वीकली एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आप हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस सीरीज के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपके लिए एमसीक्यूज लेके आऊँगा और आपको जो जो आंसर्स पता रहेंगे, आपको उन सभी के आंसर्स कमेंट सेक्शन में मेरे आंसर देने से पहले यहाँ पे लिखने होंगे। उसके अलावा जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको उन एमसीक्यूज के माध्यम से मैं दे सकता हूँ, वो आपको यहाँ पे देने का ट्राई करूँगा। इसी के साथ हमारा आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो जुलाई के सेकंड वीक के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज का पहला क्वेश्चन रहेगा। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज विजिबल ऑन द स्क्रीन इज, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल आर्मीज एज पर ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट। अभी हाल ही में ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट निकल के आई, जो ये रिपोर्ट क्या करती है, कंट्री जो विश्व में जितनी भी कंट्रीज हैं उन सभी की आर्मी को उनके पावरफुलनेस के आधार पे उनको क्या करती है, रैंक देती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक इनमें से क्या थी, फिफ्थ, थर्ड, फोर्थ या फिर सिक्स्थ थी। तो भारत की रैंक मैं आपको बता दूं, इस रिपोर्ट के अनुसार फिफ्थ रैंक थी। ओके, फिफ्थ रैंक में भारत की आर्मी को यहाँ पे नंबर दिया गया। और जो फर्स्ट नंबर पे आई दैट इज ऑफ यूएसए। ओके, सेकंड नंबर पे रसिया, थर्ड नंबर पे चाइना एंड फोर्थ नंबर पे कौन आता है, इंडिया यानी कि हमारा भारत आता है। अब इस रिपोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं जो हम सभी को देख लेने चाहिए, और उन पहलुओं को दिखाने के लिए मैं आपको इसकी रिपोर्ट पर ही लेके चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने रिपोर्ट लगाई हुई है इसकी, तो हम लोग देख लेते हैं इस रिपोर्ट में क्या क्या पहलू इसके लिए इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 2023 की मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग, जो कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स रिलीज किया गया, उसके अनुसार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या रहा, आपको यहाँ दिखाई देंगी सारी की सारी। इसमें सबसे पहले नंबर पे आती है यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी, जो कि अभी मैंने आपको बताई थी। सेकंड नंबर पे रसिया, थर्ड नंबर पे चाइना, देन इंडिया। उसके बाद पांचवें नंबर पे कौन आता है, यूनाइटेड किंगडम आता है। आपको कम से कम टॉप 10 आर्मी इस रिपोर्ट के अनुसार पता रहनी चाहिए। ओके, पांचवें नंबर पे यूनाइटेड किंगडम आता है, उसके बाद साउथ कोरिया, देन आपका पाकिस्तान आता है, उसका जापान, फ्रांस, इटली, ये आपके आते हैं जो कि टॉप 10 नंबर पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, ये सारे के सारे आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, और सारे के सारी कंट्रीज की रैंकिंग आपको यहाँ देखने के लिए इस तरीके से मिल जाएगी। ठीक है, ये टोटल कितनी कंट्रीज रहेंगी, 145 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो लास्ट में आपकी भूटान, बेनिन, मोल्डोवा और सोमालिया आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका हो जाएगा। और कुछ अगर इंपॉर्टेंट इस रिपोर्ट में है तो हम यहाँ से देख लेते हैं, वरना हम सीधे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये ओरिजिनल रिपोर्ट आपके सामने खोली हुई है मैंने, जो कि आपको दिख रही होगी इस समय पे। ठीक है, चलिए, इतना यहाँ से इंपॉर्टेंट था। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए, फोर्थ हो जाएगा। ओके, फोर्थ नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। Who has become the first Indian to be named the best Asian under 20 male athlete of the year? अभी हाल ही में बेस्ट एशियन अंडर 20 मेल एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब इन चारों में से किसको दिया गया, मुरली श्री शंकर, या सेकंड ऑप्शन एल्डोस पॉल, या सेल्वा प्रभु तिरुमरन, या फिर अविनाश साबले, इनमें से किसको दिया गया। देखिए, अभी हाल ही में बेस्ट एशियन अंडर 20 मेल एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी, सेल्वा प्रभु तिरुमरन को। ओके, किसको दिया गया, सेल्वा प्रभु तिरुमरन को ये खिताब दिया गया है। अभी जो ये है, मतलब सेल्वा प्रभु तिरुमरन है, लास्ट ईयर यानी कि 2022 की अगर हम लोग बात करते हैं, तो उस समय पे जो वर्ल्ड अंडर 20 एथलीट चैंपियनशिप जो हुई थी, उसमें इन्होंने कौन सा मेडल जीता था, सिल्वर मेडल जीता था। ओके, कौन सा मेडल जीता था इन्होंने, सिल्वर मेडल यहाँ पे जीता था। और अभी इनको क्या दे दिया गया है, अंडर 20 मेल एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब इनको अभी हाल ही में यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे,
इंडियन ट्रिपल जंपर हैं सेल्वा प्रभु थिरुरमन। इन ये पहले इंडियन बने जिनको कि एशियन अंडर 20 मेल एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन के द्वारा भी हाल ही में दिया गया। जो एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन है इसकी स्थापना 1973 में हुई थी और अभी 2023 में इसको 50 साल पूरे हुए। 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इन्होंने जो अपना समारोह रखा था वहाँ पे इस अंडर 20 एशियन एथलीट ऑफ द ईयर खिताब इसको दिया गया, सेल्वा प्रभु तिरुमरन को यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, सेल्वा हैड वन अ सिल्वर मेडल एट द वर्ल्ड 20 एथलेटिक चैंपियनशिप। लास्ट ईयर वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इनको सिल्वर मेडल यहाँ पे दिया गया था। सेल्वा वाज गिवन द अवार्ड ड्यूरिंग द 50th एनिवर्सरी, जो कि मैंने भी आपको यहाँ पे बताया, तो यहाँ पे दिया गया था क्योंकि इनकी इसकी जो स्थापना हुई थी 1973 में हुई थी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको यहाँ पे याद रखने चाहिए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who won the gold medal in the 40 kilogram category of Commonwealth weightlifting championship। Commonwealth weightlifting championship में से इन चारों में से 40 किलोग्राम कैटेगरी में कौन जीता? ठीक है, ज्योत्सना साबर, अस्मिता, कोमल कोहर या फिर आरती सिन्हा, इनमें से किसको दिया गया? तो 40 किलोग्राम यूथ कैटेगरी में 40 किलोग्राम यूथ कैटेगरी में जो अभी जीती थी उनका नाम क्या है? ज्योत्सना साबर है। ओके, ज्योत्सना साबर को दिया गया। जो अस्मिता है ये 45 किलोग्राम में जीती। ठीक है, ये जीती थी 45 किलोग्राम में, बट द क्वेश्चन आस्क्स अबाउट 40 किलोग्राम कैटेगरी, देन द आंसर वुड बी ज्योत्सना साबर, ऑप्शन नंबर ए। और ये क्या है? 45 किलोग्राम में है। ठीक है, और कोमल कोहर ये भी 45 किलोग्राम में है, लेकिन ये जूनियर कैटेगरी में आ जाती है। ठीक है, ये जूनियर कैटेगरी में आ जाती है, ये यूथ कैटेगरी में आती है। और यूथ कैटेगरी 40 किलोग्राम में ज्योत्सना साबर को ये दिया गया था अभी हाल ही में। ये सारा यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अभी इसके बारे में आई थिंक मैंने साइट पे लिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, इसमें जो जो भी चीज़ें हुई हैं, डेवलपमेंट्स जो इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए, शायद मैंने वो लिए हुए हैं। मैं आपको एक बार दिखाने का ट्राई करता हूँ। ठीक है ये रहे, देखिए अभी इसमें क्या हुआ है। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 इसके बारे में है ये सारा का सारा। यहाँ पे इसमें क्या हुआ डेवलपमेंट। फॉर्मर एशियन चैंपियनशिप झिल्ली दाला बेहरा विल लीड अ 20 मेंबर इंडिया कॉन्टिजेंट। आपसे पूछेंगे कि यहाँ पे कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में किस ने इसको लीड किया था, इंडियन डेलीगेशन को, इंडियन कॉन्टिजेंट को? तो उसका नाम क्या रहेगा? झिल्ली दाला बेहरा। ओके, नाम याद रखेंगे, झिल्ली दाला बेहरा, जिन्होंने इस कॉन्टिजेंट को यहाँ पे लीड किया था। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी यानी कि जो ग्रेटर नोएडा है, GTB यूनिवर्सिटी, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, वहाँ पे अभी हाल ही में ये क्या हुआ था, ये चैंपियनशिप वहाँ पे हुई थी। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं आपके लिए। जो झिल्ली दाला बेहरा है वो कौन है? गोल्ड मेडल एट द 2019 चैंपियनशिप, 2019 की जो चैंपियनशिप थी वहाँ पे इनको गोल्ड मेडल दिया गया था। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ये आपको देख लेनी है। इंडिया वन 16 मेडल एट द लास्ट एडिशन कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। लास्ट एडिशन जो इसका हुआ था वहाँ पे भारत को 16 मेडल्स मिले थे, द हाइएस्ट अमंग ऑल नेशंस। हावेवर कनाडा टॉप द ओवरऑल मेडल्स टैली, लेकिन उसमें भी कनाडा ने इसको टॉप किया था। ठीक है, विनिंग 5 गोल्ड मेडल्स कंपेयर टू इंडियाज 4। उसमें से जो 16 मेडल्स इंडिया को मिले थे, 4 वहाँ पे गोल्ड मेडल्स थे, लेकिन कनाडा के वहाँ पे कितने थे? 5 गोल्ड मेडल हुआ करते थे। ठीक है, 2023 के बारे में देख लेते हैं। जो ये मैन की तरफ से जा रहे हैं इनका नाम ये है सारा का सारा, यहाँ पे वुमेन यहाँ पे ये है। ठीक है, कोमल कोहर जो कि मैंने बताया आपको 45 किलोग्राम में थी। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये आप देख लेंगे। ठीक है, ये है यहाँ पे, बाकी इसमें इंपॉर्टेंट भी कुछ नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में मिलिट्री एक्सरसाइज से क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो उसी से संबंधित एक क्वेश्चन आपके सामने। जिमेक्स मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 was organized between the Navy of India and which country? जिमेक्स मैरीटाइम एक्सरसाइज जो कि नेवी के बीच में होती है, ऑब्वियसली जिमेक्स मैरीटाइम लग गया तो नेवी के बीच में होगी। तो ये जो एक्सरसाइज है 2023 की, ये इंडिया और किस कंट्री के बीच हुई थी? जर्मनी, जापान, ब्रिटेन या फिर कतर, इनमें से किसके बीच में हुई थी? ठीक है, आपको बताना है। तो देखिए जिमेक्स कहाँ गया, ये रहा जिमेक्स। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं इसको जिमेक्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जापान, ये है इंडिया।
ठीक है, ये हमारा इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। ऑब्वियसली जैसे कि नाम आपको सजेस्ट कर रहा है कि किस किस के बीच होगी, इंडिया के बीच और जापान के बीच में होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जापान हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ पे हुई थी, अभी हाल ही में बे ऑफ बंगाल में इसको किया गया था। ठीक है, जापान। इसके अलावा एक है आपका यहाँ पे ब्रिटेन। ब्रिटेन और इंडिया की नेवी के बीच जो होती है वो कौन सी है आपकी, कोंकण। ठीक है, ये कौन सी है, कोंकण। ठीक है, ये वाली आपकी कोंकण हो जाएगी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो आपको ये याद रखना था, इसमें जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज जो 7th एडिशन है इसका जिमेक्स एक्सरसाइज का, वो अभी हाल ही में ऑर्गेनाइज किया गया बे ऑफ बंगाल में। ये आपको लिखा हुआ दिख जाएगा यहाँ पे। जो इंडिया की तरफ से शिप्स आई थी वो कौन कौन सी थी, एक थी आपकी दिल्ली, एक थी कमोर्ता और तीसरी कौन थी, शक्ति। ये 3 शिप्स हैं जो इंडियन नेवी की तरफ से यहाँ पे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। लेकिन जो जापान की तरफ से आई थी उस शिप का नाम क्या था, सैमीडेयर। कभी कभी आपसे शिप्स के नाम पूछ लेते हैं, तो आपको याद रखने चाहिए कि इंडिया की तरफ से कौन कौन से थे, एक दिल्ली, एक कामोर्ता और एक शक्ति, और यहाँ से कौन सी थी, सैमीडेयर। ओके, ये सारे के सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे बढ़ेंगे, अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, ये तो जापान एक है, लेकिन फ्रांस, ठीक है, फ्रांस में है बेस्टल जगह। तो अभी वहाँ पे आज बेस्टल डे परेड है। ठीक है, बेस्टल डे परेड, यानी कि आज क्या है, 14 जुलाई, बेस्टल डे परेड। यहाँ पे भारत को इस बार बुलाया गया, नरेंद्र मोदी जी बेस्टल डे परेड में वहाँ पे शामिल होंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। DGCA हैज रिकॉग्नाइज्ड द फर्स्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच स्टेट, इन चारों में से किस स्टेट का अपना पहला फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन अभी हाल ही में DGCA ने अप्रूव किया है। यहाँ पे क्या किया जाएगा, जितने भी लोग जो कि पायलट बनना चाहते हैं उन सभी को यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बारे में बताया जाएगा कि कैसे पायलट बनते हैं, क्या होता है, सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाएंगी। तो उनका बेसिकली फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है उस स्टेट का पहला, जिसका नाम है एक्वी। ठीक है, इसका नाम क्या रखा गया है, एक्वी। और ये कहाँ पे खोला गया है, इसको अभी किया गया है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तो एक्वी नाम का यहाँ पे पहला फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है या खोला गया, रिकॉग्नाइज किया गया है तमिलनाडु में। किसने किया इसको, DGCA ने। अब DGCA क्या होता है, DGCA जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, यानी कि जो आपका उड्डयन वाला क्षेत्र है जहाँ पे हम लोग फ्लाइट्स की बात करते हैं, एविएशन फील्ड है, उसको कौन कंट्रोल करता है, DGCA। उसके लिए रेगुलेशंस कौन बनाता है, DGCA। ठीक है, तो DGCA ने अभी इसको अप्रूव किया है कि ये तमिलनाडु का पहला क्या रहेगा, वहाँ का पहला फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन वहाँ का रहेगा। ये चीज़ यहाँ पे लिखिए, एक्वी, इसका नाम क्या है, एक्वी। इज सिचुएटेड इन सैलम। ये कहाँ पे सिचुएटेड है, सैलम में सिचुएटेड है। अंडर दिस ऑर्गेनाइजेशन विल प्रोवाइड ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज टू एस्पायरिंग पायलट्स इन द स्टेट एज पर द स्टैंडर्ड्स सेट बाय द DGCA। DGCA के सारे स्टैंडर्ड्स जो भी हैं एक पायलट बनने के लिए, उनके अनुसार यहाँ पे जो भी महत्वाकांक्षी लोग होंगे पायलट बनने के लिए, उन सभी को ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाएगी। ऐसी बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अब DGCA क्या है, DGCA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि सिविल एविएशन को भारत में क्या करती है, रेगुलेट करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। What percentage of GST has been fixed on online gaming in 50th मीटिंग ऑफ GST काउंसिल। अभी हाल ही में GST काउंसिल की 50th मीटिंग हुई। ठीक है, 50वीं मीटिंग हुई, जिसकी अध्यक्षता किसने करी, निर्मला सीतारमण ने करी। अब इसमें क्या किया गया, ऑनलाइन गेमिंग पे GST को इम्पोज किया गया, यानी कि जो जितनी भी उन पूरी उसकी वैल्यू रहेगी उसमें हम लोग कितना परसेंट GST अभी इम्पोज करेंगे, 5, 15, 18 या 28। तो कितना करेंगे, यहाँ पे आंसर है आपका 28%। ठीक है, 28% GST यहाँ पे लगाया जाएगा। देखिए ये 4 रेट तो GST में ऑलरेडी है, इसके अलावा एक 12% का रेट भी आपको GST में देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, ये आपके रेट्स हैं GST के। GST क्या है आपका, GST इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो कि एक तरीके का आपका अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। टैक्स आपके 2 तरीके के होते हैं। टैक्स कितने होते हैं, 2। एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स यानी कि प्रत्यक्ष कर, एक होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये होता है प्रत्यक्ष कर, एक ऐसा कर जिसको पे करने का बर्डन आप दूसरे व्यक्ति पे नहीं डाल सकते। अगर आपके ऊपर इसको लगाया गया है, लेवी किया गया आपके ऊपर, तो आप ही इसको क्या करोगे, पे करोगे। इसको बोलते हैं लोग डायरेक्ट टैक्स यानी कि प्रत्यक्ष कर। ये होता है आपका नॉन ट्रांसफरेबल नेचर का, नॉन ट्रांसफरेबल नेचर का, क्योंकि आप इस टैक्स को, डायरेक्ट टैक्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी के ऊपर। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इसको पे करने का बर्डन आप किसी और पे डाल सकते हो, इसलिए ये ट्रांसफरेबल नेचर का होता है। जैसे कि आपके
इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी हो गया। जीएसटी एक्चुअली मान लो आप खाना खाने के लिए गए हो रेस्टोरेंट पे, तो वहाँ पे आपने खाना खाया तो बिल में आपने देखा जीएसटी लगा हुआ। वो जीएसटी एक्चुअली लगा उस रेस्टोरेंट या होटल के मालिक पे, लेकिन पे किसने किया? आपने किया। तो ये आपके होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स मतलब जो आपको ही पे करने पड़ेंगे, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स होता है आपका नॉन ट्रांसफरेबल नेचर का, सॉरी ये होता है नॉन ट्रांसफरेबल नेचर का, और इनडायरेक्ट होता है आपका ट्रांसफरेबल नेचर का। तो ये है आपका जीएसटी 5, 12, 15, 18, 28। पूरे विश्व में जितने भी कंट्रीज में जीएसटी लागू है उनमें सबसे हाईएस्ट रेट वाला जीएसटी जो 28% है वो केवल भारत में, यानी कि 28% जीएसटी वाला रेट किसी भी अन्य कंट्री में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका 28% हो जाएगा। इसके साथ साथ कुछ अन्य चीज़ें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी इसको देख लेते हैं आगे वाली स्लाइड में। ठीक है, तो यही है सारा, इसमें और कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कसिनो, हॉर्स रेसिंग, इनके लिए भी 28% यहाँ पे कर दिया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ एसबीआई कार्ड? एसबीआई कार्ड के लिए नया मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अभी हाल ही में किसको बनाया गया है? अभिजीत चक्रवर्ती, राम मोहन राव अमरा, राजीव सिन्हा या विजय अरोड़ा? पहले कौन हुआ करते थे? अगर अभी ये चेंज हुए हैं तो पहले हुआ करते थे आपके राम मोहन राव। ठीक है, राम मोहन राव ये पहले यहाँ पे एमडी और सीईओ हुआ करते थे एसबीआई कार्ड के, लेकिन अभी इनको चेंज करके कौन बना दिए गए हैं? अभी बना दिया गया अभिजीत चक्रवर्ती को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी किसको बना दिया गया है? अभिजीत चक्रवर्ती को बना दिया गया है। ही विल रिप्लेस राम मोहन राव। ठीक है, इनको ही रिप्लेस करेंगे। अपॉइंटमेंट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 12 अगस्त, यानी कि अगले महीने 12 अगस्त से इनका जो अपॉइंटमेंट है ये इफेक्टिव हो जाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, अगले 2 साल के लिए। ठीक है, एसबीआई कार्ड जो है, एसबीआई कार्ड वाज लॉन्च्ड इन अक्टूबर 1998, अक्टूबर 1998 को इस एसबीआई कार्ड को लॉन्च किया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ साथ जीई कैपिटल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन? नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन जो कि एक ऐसा कमीशन है जितने भी उपभोक्ता हैं उनको कोई भी उनके डिस्प्यूट्स अगर चल रहे हैं तो उनको रिड्रेस करने का काम करता है ये कमीशन। तो इसके अभी चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं आपको बताना है। जस्टिस अजय अग्रवाल, एपी शाही, रमेश सिन्हा या फिर दीपक कुमार मिश्रा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपने मन में सोच लिया होगा, अगर आपको पता रहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एपी शाही। पटना हाई कोर्ट वहाँ के ये फॉर्मर चीफ जस्टिस हुआ करते थे, तो इनको अभी हाल ही में क्या बना दिया गया है? नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन का अभी हाल ही में चेयरमैन इनको बनाया गया है। ठीक है, इसके चेयरमैन ये बने, ये मद्रास और पटना हाई कोर्ट क्या रह चुके हैं? पहले चीफ जस्टिस यहाँ पे पहले ये रह चुके हैं। जस्टिस शाही विल हैव अ टेन्योर ऑफ 4 ईयर्स। इसके चेयरमैन के तौर पे इनका जो टेन्योर रहेगा वो 4 साल का रहेगा। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। NCDRC इज ए क्वासी जुडिशियल कमीशन established in 1988 अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। NCDRC यानी कि नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बाय द आरबीआई? अभी हाल ही में नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं आरबीआई के लिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए? आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? पहले ये देख लो। आरबीआई की स्थापना होती है आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। 1934 के तहत 1935 में स्थापना होती है। ठीक है, एक्ट कौन सा था? 1934। स्थापना कब हुई? 1935 में इसकी स्थापना हुई। अब इस एक्ट में बहुत सारे आपको सेक्शंस देखने को मिलेंगे। इसमें एक है पहली शेड्यूल, एक है सेकंड शेड्यूल। पहली शेड्यूल क्या बोलती है? आरबीआई एक्ट 1934 का पहला शेड्यूल बात करता है कि जो हमारा देश है इसमें जितने भी राज्य हैं इन सबको 4 रीजनल एरियाज में या 4 सेक्शन में बांटा जाएगा। और वो 4 सेक्शंस कौन से होंगे? वो होंगे ईस्टर्न, वेस्टर्न, नदर्न एंड सदर्न। जितने भी आपके राज्य हैं भारत के उन सभी को इन 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा। आरबीआई एक्ट 1934 का पहला शेड्यूल बोलता है। सेकेंड शेड्यूल में क्या है? सेकेंड शेड्यूल में भारत में जितने भी बैंक्स चल रही हैं उन सभी को लिस्ट किया जाता है यहाँ पे सेकेंड शेड्यूल में। यानी कि अगर आप देखते हैं कि हाँ ये बैंक है या वो वाली बैंक है, जो भी बैंक है उसका नाम आपको सेकेंड शेड्यूल में जरूर मिलेगा।
कोई भी बैंक अगर ऐसे चल रही है जिसका नाम यहाँ पे नहीं है, सेकंड शेड्यूल में नहीं है, तो समझ जाना कि वो एक फर्जी बैंक है, वो एक्चुअली में बैंक नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई बैंक कहलाने का हकदार है भारत में, तो वो सेकंड शेड्यूल में ज़रूर होगा, ठीक है। ये बात यहाँ पे की जाती है, वरना कोई भी एंटिटी, कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी फर्म अपने नाम के आगे बैंक नहीं लगा सकती है। और ये कहाँ पे मना किया गया है? जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया था, ये भी कभी कभी एग्जाम बन सकता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, उसके सेक्शन 7 में ये बात की गई है कि कोई भी एंटिटी, इंडिविजुअल या कोई भी फर्म अपने नाम के आगे बैंक, बैंकर, बैंकिंग ये कभी लगा नहीं सकती है अगर वो इस शेड्यूल में शामिल नहीं है। तो आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में शामिल नहीं है, तो इसके तहत, इस एक्ट के सेक्शन 7 के तहत वो नाम के आगे बैंक, बैंकर, बैंकिंग कुछ भी नहीं लगा सकती या उसका कोई भी एक पार्ट यूज नहीं कर सकती है। नाउ गेट बैक टू द क्वेश्चन। तो इस आरबीआई के अभी हाल ही में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? पी वासुदेवन, उर्जित पटेल, पी के सिन्हा या फिर राजीव कुमार। तो आंसर आपको बता देता हूँ, इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पी वासुदेवन, ठीक है। पी वासुदेवन बने इसके अभी हाल ही में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट था कि ये क्या करेंगे यहाँ पे, ये डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट को हेड करेंगे, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी और बजट, इनको ये क्या करेंगे यहाँ पे, हेड करेंगे। एरियाज अदर देन बजट एंड फंड्स या बजट के एरिया को छोड़ करके बाकी करेंसी मैनेजमेंट या कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी पे क्या करेंगे, यहाँ पे इनको हेड करेंगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। आपके एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आएगा कि कौन बने हैं, तो आपको वो बता देना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, इंडिया हैज साइंड एमओयू विथ विच कंट्री फॉर इलेक्टोरल कॉर्पोरेशन। अभी हाल ही में दोनों कंट्रीज में जिसके साथ भी ये एमओयू साइन किया गया, उसके वो कंट्री और भारत की कंट्री के बीच में जो भी इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए भारत ने इनमें से एक कंट्री के साथ अभी हाल ही में क्या किया, अपने एक एमओयू साइन किया, ठीक है। तो वो एमओयू किसके साथ साइन किया गया, आपने देखा होगा, ये बना देता हूँ, ये आपका रहेगा क्या, सपोज ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये सेंट्रल अमेरिका। तो इस सेंट्रल अमेरिका में एक कंट्री है जिसका नाम है पनामा, ठीक है। इसका नाम क्या है, पनामा, जिसकी कैपिटल क्या है, पनामा सिटी, पनामा सिटी। तो इस पनामा के साथ अभी हाल ही में भारत ने इलेक्टोरल कॉर्पोरेशन को लेकर के एक एमओयू साइन किया है, ठीक है। बेसिकली जो भी मतलब इलेक्शन का जो मैनेजमेंट होता है इस सभी को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए बेसिकली इसको यहाँ पे साइन किया गया है। इसकी कैपिटल क्या है आपको देखने को मिलेगी, पनामा सिटी देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आप बताओ मेरे को, चलो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में है, हमारे भारत में किस आर्टिकल में बात की गई है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि BFI, इसके प्रेसिडेंट रिया सिंह, अर्जुन मोहंती, आधव अर्जुन या अजय सिन्हा, इनमें से कौन बने अभी हाल ही में, ठीक है। रिया सिंह, अर्जुन मोहंती, आधव अर्जुन या फिर अजय सिन्हा, इनमें से बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन बने हैं अभी हाल ही में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, आधव अर्जुन, ए आधव अर्जुन। तमिलनाडु बास्केटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हुआ करते थे आधव अर्जुन, इनको अभी हाल ही में BFI यानी कि बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। आधव ने किसको हराया, जो करंट प्रेसिडेंट है के गोविंदराज, इनको हराया। BFI एक गवर्निंग बॉडी है भारत की जो बास्केटबॉल को गवर्न करती है हमारे इंडिया में, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी और अब इसको हेड कौन करेंगे, आधव अर्जुन करेंगे, ठीक है। ये सारी बात यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। विच इज़ द मोस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू ग्लोबल पीस इंडेक्स, अभी हाल ही में ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी किया गया था। आई थिंक ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी था जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है। तो इस ग्लोबल पीस इंडेक्स में सबसे टॉप पे कौन सी कंट्री है, डेनमार्क, आयरलैंड, न्यूजीलैंड या फिर आइसलैंड। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो कंट्री जिसने टॉप किया ग्लोबल पीस इंडेक्स को इस बार, उसका नाम क्या है, आइसलैंड है, ठीक है। आइसलैंड कहाँ पे है, ये ऑप्शन नंबर D में है, ठीक है। आइसलैंड ने इसको क्या किया है, टॉप किया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 अभी हाल ही में रिलीज किया गया। अंडर दिस द रैंकिंग ऑफ 163 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, इसमें 163 कंट्रीज को क्या किया गया है, इनको रैंक कर किया गया है। द डेटा फॉर द ईयर 2022 हैज़ बीन इंक्लूडेड इन दिस टाइम। दिस रिपोर्ट हैज़ बीन रिलीज्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, IEP, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इसको रिलीज करता है 2022 के डेटा के अनुसार। जो आइसलैंड है वो सबसे टॉप में रही,
भारत की रैंकिंग क्या है, 126 है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 रैंकिंग में। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट अफगानिस्तान इज द मोस्ट ट्रबल्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। अफगानिस्तान पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ट्रबल्ड कंट्री रही है, ऐसी बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज़ बिकम द न्यू परमानेंट मेंबर ऑफ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ज़रूर बनेगा। ठीक है, आप इसको 100% मार्क कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बनेगा। अभी हाल ही में एससीओ समिट को भारत ने चेयर किया। ठीक है, तो जब भारत ने चेयर किया इसको, आई थिंक 11 9 10 11 या 12 जुलाई की बात है, तो भारत ने इसको चेयर किया। तो एससीओ यहाँ पे भारत ने ईरान को वेलकम किया एक परमानेंट मेंबर के नाते। इससे पहले तो ईरान था, इसके पास यहाँ पे जो वो होता है, क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर स्टेटस होता है, उसका दर्जा इसको दिया गया था। ईरान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, इन सभी को इसका दर्जा था, लेकिन ईरान अब यहाँ पे फुल मेंबर बनेगा। तो बात ये आती है कि एससीओ में कितने मेंबर्स थे पहले और अब कितने हो गए। एससीओ मतलब शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बीजिंग में है, चाइना की राजधानी बीजिंग में है। ठीक है, इसमें कितनी कंट्रीज थी, इसमें थी 8 कंट्रीज। अब वो 8 कंट्रीज कौन कौन सी थी, सबसे पहले इंडिया था इसमें, पाकिस्तान था, चाइना और रसिया, ये 4 कंट्रीज यहाँ। और इसके अलावा 4 कंट्रीज कौन सी जो आपकी बीच की कंट्री है, वो कौन कौन सी, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये 4 कंट्रीज थी। तो ये टोटल 8 कंट्रीज थी जो इसका हिस्सा थी, किसका, एससीओ यानी कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। इसके अलावा बेलारूस, ईरान, मंगोलिया और अफगानिस्तान, ये 4 कंट्री थी जिनको यहाँ पे ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया था। ऑब्जर्वर स्टेटस किसको था, इन 4 कंट्रीज को था। इनमें से ईरान एंटर कर चुका है वापस यहाँ। ठीक है, अब तो अब कितनी कंट्री हो जाएंगी यहाँ पे, 9 हो जाएंगी। पहले 8 थी, अब कितनी हो जाएंगी, 9 हो जाएंगी। ठीक है, तो किसको मिला है यहाँ पे, ईरान को। ठीक है, ईरान को, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईरान। मंगोलिया, बेलारूस, श्रीलंका हटा दो, यहाँ पे क्या लिख दो, यहाँ पे लिख दो अफगानिस्तान। तो इनको यहाँ पे ऑब्जर्वर स्टेटस था, जिसमें से ईरान यहाँ पे एंट्री कर चुका है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, 2001 में इसको फॉर्म किया गया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। आगे बढ़ेंगे, भारत ने कब, हाँ भारत ने कब ज्वाइन किया, 2017 में। 2017 में इसको भारत ने ज्वाइन किया था। आगे बढ़ेंगे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ सेलेक्टर ऑफ द इंडियन मेंस क्रिकेट टीम। भारत की जो मेंस क्रिकेट टीम है उसका चीफ सेलेक्टर अभी हाल ही में कौन बना है, सौरभ गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, अजीत अगरकर या वेंकटेश प्रसाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, अजीत अगरकर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनको अभी हाल ही में क्या किया है, भारत की तरफ से मेन क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर के तौर पर इनको रखा गया है। हु हैज़ बिन रीअपॉइंटेड एज सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। रीअपॉइंट मतलब पहले भी यही थे और अभी भी यही है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत का जो सबसे बड़ा जो विधिक अधिवक्ता, जो न्याय के क्षेत्र सबसे बड़ा है, वो ऑफिशियल कौन है, उनका नाम है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एजीआई। ठीक है, लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर तो सबसे बड़ा है, वो कौन है, एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आप बताएंगे इसका आर्टिकल कौन सा है हमारे भारत में। ठीक है, कमेंट में करो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का आर्टिकल कौन सा है। तो एजीआई सबसे बड़ा है, जो गवर्नमेंट की तरफ से क्या करता है, वकालत करता है, उसको लॉ की एडवाइस देगा, सारे काम करेगा गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को। ठीक है, प्रेसिडेंट के कहने पे देगा। और जो एजीआई है अपने स्थान पे कभी कभी एक व्यक्ति को भेजेगा, बोलेगा कि नहीं अभी मैं बिजी हूँ, आप चले जाओ। तो वो कौन रहेगा, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, एसजीआई। यानी कि इसके ठीक नीचे का जो पद होता है वो कौन होता है, एसजीआई होता है। एजीआई के ठीक नीचे एसजीआई। तो एसजीआई भी वहाँ पर नियुक्त हुए। आप अगर न्यूज़पेपर पे देखोगे तो जब भी कानून के तौर पे बात आएगी गवर्नमेंट की तरफ से पक्ष रखने की, तो अधिकतर आपको एसजीआई जो भी है, वर्तमान में तुषार मेहता है, उनका नाम ज़्यादा दिखेगा, इनका बहुत कम दिखेगा। लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले यही आएंगे। ठीक है, इनको भी यही भेजते हैं। तो अभी थे तुषार मेहता और इनको ही वापस रीअपॉइंट कर दिया गया है। तुषार मेहता को ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनको रीअपॉइंट किया गया है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के तौर पे। ठीक है, चलिए 3 साल के लिए इनको रीअपॉइंट किया है। आगे बढ़ेंगे, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द बेस्ट मेंबर फेडरेशन अवार्ड बाय द एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन। एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन के द्वारा इंडोनेशिया, इंडिया, बांग्लादेश, चाइनीज जो एथलेटिक फेडरेशन से एसोसिएशन हैं, इनमें से किसको बेस्ट मेंबर का खिताब दिया गया है अभी हाल ही में। गर्व की बात आपके लिए और हमारे लिए, ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंडियन एथलेटिक्स फेडरेशन को बेस्ट मेंबर ऑफ एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन का खिताब दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, इतना ही आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे,
लॉर्ड हनुमान हैज़ बीन, ये क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप 100% मार्क कर लो, एग्जाम में आएगा। लॉर्ड हनुमान हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ विच चैंपियनशिप? एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, क्रिकेट एशिया कप कप, डेविस कप या वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप? इन चारों में से किसका ऑफिशियल मैस्कॉट लॉर्ड हनुमान को अभी बनाया गया, भगवान हनुमान को बनाया गया है? तो किसको बनाया गया है? वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप का मैस्कॉट बनाया गया है लॉर्ड हनुमान को, ठीक है, एग्जाम में आएगा आपके। इट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड on the 50th anniversary of the establishment of Asian Athletics Federation. The logo of ये depicts the dedication and sportsmanship displayed by athletics participation of the games. इंडिया इज पार्टिसिपेटिंग इन दिस। तो आपको बस इतना याद रखना है कि एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए ऑफिशियल मैस्कॉट लॉर्ड हनुमान को बनाया गया है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो ये था आज के इस सेकंड वीक के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिनकी प्रैक्टिस मैंने आपको यहाँ पे कराई। बेसिकली क्वेश्चंस पूछे, आपको आंसर्स करने थे, अगर नहीं बताते तो कुछ बेसिक्स यहाँ पे बताई, ठीक है। आपको ये पूरा ड्राफ्ट पढ़ लेना चाहिए, जो आपको डेली, वीकली, मंथली तीनों फॉर्मेट्स में नीचे हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाओ, वहाँ से पढ़ लो, उसके बाद इसको अटैम्प्ट करने के लिए आओ, आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। वहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, वहाँ पे न्यूज़ ज़्यादा रहती हैं, ज़्यादा डीप रहेंगी, इससे ज़्यादा डीप रहेंगी और ज़्यादा मात्रा में न्यूज़ रहेंगी। तो आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके ड्राफ्ट के बाहर का होगा, सारे के सारे वहाँ से ही आए हुए रहेंगे, आपको ये पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, अब अगले संडे को मिलेंगे हम लोग, जहाँ पे हम लोग थर्ड वीक के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। टिल देन यू मस्ट रीड द थर्ड वीक, द बीपीडी ऑफ थर्ड वीक ऑफ जुलाई। ओके, थैंक यू ऑल एंड बी 50% फास्टर।